वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी या डी हो, हम आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका जो एग्जाम का जो आपके जो पेपर है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसके पर्सपेक्टिव से जो सिलेबस है वो पूरा कोर्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवा रहे हैं। अभी जून में आपका हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ, और आप जानते हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथ तैयारी की होगी मिलके, हम उनके लिए एक बैच लेके आए थे जिसका नाम था रेलवे लक्ष्य बैच, जहाँ पे हमने आपको ऑन टाइम आपका जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट करके आपको दिया था, राइट। और उसके साथ ही साथ आपके डेली लाइव क्लासेस भी हम कंडक्ट करवा रहे थे। ठीक उसी प्रकार अब आपका अगस्त में एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का पेपर कंडक्ट होने वाला है। यानी कि अभी आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी भी जारी है। तो जो जो लोग 2025 टारगेट करके चल रहे हैं अपना एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का, वो कृपया करके अपने फॉर्म जो है वो भर ले, क्योंकि आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो है 4 जुलाई, और 5 जुलाई आपका फी एप्लीकेशन है कि फी डिपॉजिट करने का आपका लास्ट डेट है। तो ज्यादा टाइम नहीं बाकी है, राइट। तो इसीलिए आप क्या करें कि फटाक से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए, जिन लोगों को पेपर देना है और अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नहीं भर पाए। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो एकदम लास्ट तक चीजें लेकर चलते हैं कि आराम से भर देंगे, लेकिन अब आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। उसके साथ ही साथ अब आपके पास क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं बाकी है, अगस्त में ही पेपर है और जुलाई मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपका एसएससी सीजीएल का जो पेपर है वो 3 अगस्त से लेकर 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपका पेपर है सीजीएल का। और आई थिंक सीएचएसएल का आपका 9 अगस्त से ही जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 10 या फिर 9 अगस्त से ही आपका जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप अपनी कमर जो है वो कस लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। आपका डेली जो है लाइव क्लासेस करवाए जा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के, तो उनको आप अटेंड करिए, क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज है वो भी अच्छा है। इंग्लिश की अच्छी खासी प्रैक्टिस करिए, जीएस अच्छे से पढ़िए। हमारे आपको प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा हमने, क्योंकि आपका एसएससी सीजीएल का जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट किया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखनी होगी, ताकि आपको हमारे लाइव क्लासेस और हमारी डेली जो क्लासेस हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, वो आपका उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम जो है वो मिलता रहे। उसी के साथ साथ आपके जो रात में लाइव क्लासेस या दोपहर के 2 बजे, और एक रात को आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट होती है, दोपहर के 2 बजे आपकी रीजनिंग की क्लासेस होती हैं, और आपका जो रात में है वो मैथ्स, अमन सर जो है वो आपकी मैथ्स क्लास लेते हैं। तो आप उन्हें जरूर ज्वाइन करिएगा, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और वैसे भी कहते हैं दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट तो नहीं, बट हाँ क्लोज टू परफेक्ट आप जरूर जा सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर आपको परफेक्ट नहीं होना, यहाँ पे आपको स्मार्ट बनना है कि आपको अपना पेपर निकालना है, राइट। कैसे भी करके आपको जो कट ऑफ है उसको क्लियर करनी है। तो आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स जो है वो बताई जाती हैं, उस पर फोकस करिएगा, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा। और यही नहीं, हम केवल ना ही यूट्यूब पे बल्कि हम बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है उसमें हम अवेलेबल है, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, हम हर एक सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप वहां पे भी अपना सोशल मीडिया चलाते हैं, वैसे आज के टाइम पे चलाते ही होंगे, तो हमें वहां भी जरूर फॉलो करिए, हमसे वहां भी जरूर कनेक्ट हुई। आप हमसे जितना ज्यादा कनेक्ट रहेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हम केवल यहाँ पे आपके ग्रुप डी की नहीं, बल्कि आपके ग्रुप ए, बी, सी या डी सारे जितने भी आपके ग्रुप के एग्जाम है सबकी हम तैयारी यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए, हमारे लेक्चर्स देखिए। हमारे प्लेलिस्ट में आपको हमारे जो लेक्चर्स है वो मिल जाएंगे, चाहे वो लाइव सेशंस हो या फिर वो रिकॉर्डेड क्लासेस हो, दोनों हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं सारे सब्जेक्ट्स के। चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आपका साइंस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, कोई से भी आपके सब्जेक्ट्स हो, आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। तो आप उनको जरूर देखिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए और कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन को लेके, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस एज वी ऑल नो।
और ये मैं आपसे हर अपने लेक्चर में कहती हूँ। आप हमसे जुड़ते चले जाइए और हम जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आने वाले हैं ज्योग्राफी के लिए, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, यानी कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आपका बहुत ज्यादा मतलब आप ये लगा लीजिए कि 70% आपका जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपका एसएससी सीजीएल और जो लोग सीएचएसएल का पेपर भी देना चाहें तो वो भी ये देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है वो जीएस में फंसते हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। मैंने बहुत इजी वे में आपको जो लेक्चर्स हैं और कुछ आपको ऐसी ट्रिक्स भी बताई है कि चीजें आपको अच्छे से याद रहें, उनको जरूर फॉलो करिएगा, राइट। और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक खास सजेशन है कि आप लोग प्लीज अपनी इंग्लिश पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं ना, वो आप अपने इंग्लिश मीडियम में ही बनाइएगा, बिकॉज आपके इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज है। यहाँ पे आप ही लगा लीजिए कि 25 क्वेश्चंस, आई थिंक 20 to 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से आते हैं, तो यानी कि 50 नंबर की तो आपकी केवल इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए, जहाँ पे अच्छे खासे आपके वोकैब्स पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, ओमिशन हो गया, राइट, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो ये सारी चीजें अच्छी करने के लिए इंग्लिश पे आप जितना ज्यादा इंडल्ज रहेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और टियर 1 ही नहीं बल्कि आपका टियर 2 में भी इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सारा कुछ जो है वो कंपलसरी है। तो आपको हर एक सेक्शन में अपनी पकड़ जो है वो अच्छे से बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आपको जितना कराते जा रहे हैं आप हमारे साथ उतना डेली जो है वो करते रहिए। एक टारगेट बना लीजिए कि आपको डेली 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, मिनिमम। दिस इज द मिनिमम 8 आवर्स पढ़िए। और अगर जो अच्छे बच्चे हो या जिन्हें थोड़ी और मेहनत करनी हो, राइट, जिन्हें और अच्छा परफॉर्म करना हो, वो अपने आवर्स जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ाते चले जाए। वैसे तो सजेशन यही है कि आप सब अपने आवर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए, आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप चाहे किसी भी पेपर की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रॉक्स, यानी कि हम आज यहाँ पे चट्टानों के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपना पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, उसे रिवाइज करते रहेगा। रिविजन अब आप जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बाकी है। ये जुलाई मंथ भी यूं चुटकी बजाते निकल जाएगा, राइट। तो इसीलिए आप जो है वो अच्छे से तैयारी करिए और रिविजन आप डेली बेसिस पे करते रहेगा। आज हमारा टॉपिक है रॉक्स, और रॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में भी पढ़ाया था और आपको अर्थक्वेक के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। उसमें मैंने आपसे कई बार रॉक्स का जिक्र भी किया था कि हम रॉक एक टॉपिक है आपका, बहुत ही अच्छा खासा टॉपिक है जो हम अलग से करेंगे, जहाँ पे हम आपके रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स किस प्रकार से बनते हैं, राइट, कैसे फॉर्म होते हैं, उनका ओरिजिन, फॉर्मेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिकॉज आपका एसएससी का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है। तो वो कोई बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछेंगे या आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन चीजों को समझने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए अच्छे तरीके से आपको उनका फॉर्मेशन, उनका ओरिजिन पता होना जरूरी है। तो आज हम यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है रॉक, उसके बारे में हम डीपली एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का यहाँ पे मतलब है कि हम डीपली उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो विदाउट एनी डिले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। व्हाट इज रॉक? The Earth's crust is composed of rocks. अब हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? चट्टानों से, यानी कि पत्थरों से, यानी कि रॉक से बना हुआ है, ठीक। A rock is an aggregate of one or more minerals. अब यहाँ पे एग्रीगेट वर्ड है, ठीक, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन, राइट। सो एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। अब जो रॉक्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो एक या फिर अनेक जितने भी मिनरल्स होते हैं उनसे कंबाइन होके क्या बनता है? हमारा रॉक या फिर चट्टानें बनती हैं। रॉक में बी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरीड कलर्स। रॉक्स जो है कुछ हार्ड भी होते हैं बहुत ज्यादा, तो कुछ ज्यादा, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, राइट, और अलग अलग कलर्स के होते हैं। अब आप जैसे बीच पे जाओ, आपको बीच पे बहुत सारे जो है वो रॉक्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके के, कुछ पिंक कलर के, कुछ व्हाइट स्टोन्स होते हैं, कुछ ब्राउन स्टोन्स होते हैं,
अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के आपके रॉक्स मिलेंगे। अब यहाँ पर रीजन क्या है कि हमें अलग अलग प्रकार के यहाँ पे रॉक्स देखने को मिलते हैं? उसका रीजन है मिनरल्स, कि वो एक नहीं कई प्रकार के जो मिनरल्स हैं उनसे मिलकर बने होते हैं हमारे रॉक्स, राइट। और मिनरल्स में अलग अलग प्रकार की हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके कारण उनके टेक्सचर में, उनके कलर में, उनके शेप में डिफरेंस होता है और वेरिड कलर के हमें यहाँ पे मिनरल्स और रॉक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैंने आपको मिनरल चैप्टर यानी कि मिनरल टॉपिक भी अलग से करवा के रखा है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा और उसको अच्छे से पढ़िएगा, जहां पर हमने मिनरल्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ग्रेनाइट इज हार्ड, सोप स्टोन्स इज सॉफ्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंपैरिजन की, यहाँ पे ग्रेनाइट भी हमारा क्या है, रॉक है, और हमारा सोप स्टोन भी क्या है, एक प्रकार का पत्थर है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की जो फिजिकल स्टेट है यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। जो ग्रेनाइट है वो हार्ड इन नेचर है, राइट, और जो हमारा सोप स्टोन है वो क्या है, सॉफ्ट इन नेचर। वो क्या है, सॉफ्ट इन नेचर। तो यहाँ पर हमें दो अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिली रॉक्स की, राइट। दूसरा आता है हमारा गैब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्ट्जाइट कैन बी मिल्की व्हाइट। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो क्वार्ट्जाइट होते हैं वो कई प्रकार के स्टोन्स होते हैं और कई प्रकार के कलर के मिलते हैं। केवल यही नहीं होगा कि वो मिल्की व्हाइट होगा, कुछ आपको क्वार्ट्जाइट आपको पिंक कलर के भी मिलेंगे, कुछ आपको ग्रीन कलर के मिलेंगे, राइट। अब जो लड़कियां होंगी वो बहुत अच्छे से समझती होंगी कि एक फेस रोलर स्टोन आता है, राइट, फेस मसाज करने के लिए फेस रोलर स्टोन आता है, और वो अलग अलग कलर के स्टोन्स होते हैं, उनको भी हम क्वार्ट्जाइट ही बोलते हैं, राइट। अब आप गौर करेंगे कि वो अलग अलग कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ व्हाइट कलर के होते हैं, तो कुछ पिंक कलर के होते हैं, बेबी पिंक की तरह होते हैं, राइट। बेबी पिंक हो गया, आपका व्हाइट कलर हो गया, फिर ग्रीन कलर हो गया। तो लड़कियां बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकती हैं। जो आपका फेस रोलर आता है, राइट, स्टोन, वो भी इन्हीं क्वार्ट्जाइट से बना होता है। वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, आते हैं अबव 1000 के आते हैं वो, राइट। तो उन्हें अच्छे से, लड़कियों यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगी। तो यहाँ पे क्वार्ट्जाइट जो है, आप यहाँ पे बेसिकली बताने का मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग कलर यानी कि वेरीज ऑफ कलर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा गैब्रो जो रॉक है वो ब्लैक कलर का होता है, और हमारे जो क्वार्ट्जाइट होंगे या तो वो आपको मिल्की व्हाइट कलर के मिलेंगे, पिंक कलर के मिलेंगे, या फिर ग्रीन कलर के मिलेंगे, राइट। तो एग्जाम्पल भी आप जो है वो नोट करते चलेगा साथ ही साथ। आगे बढ़ते हैं। Rocks do not have a definite composition of mineral constituents। अब जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा कि हमारे जो रॉक्स होते हैं, they are the aggregation of not only one but more than one minerals, right। वही चीज यहाँ पे समझाई गई, that rocks do not have a definite composition of mineral constituents, यानी कि एक ही प्रकार के मिनरल से हमारे रॉक्स जो हैं वो नहीं बने होते हैं। इसलिए रॉक्स के आप देख सकते हैं कि वेरीड इन शेप, वेरीड इन टेक्सचर एंड वेरीड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इन शेप हमें अलग अलग प्रकार के रॉक्स देखने को मिलते हैं। उसका कारण प्रमुख यही है दैट रॉक्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड कॉम्पोजिशन, यानी कि किसी एक ही मिनरल से हमारा जो रॉक है वो नहीं बना होता है, तो कई प्रकार के मिनरल से जुड़कर हमारा रॉक बनता है, ठीक। Feldspar and quartz are the most common minerals found in rocks। अब सबसे ज्यादा कॉमन मिनरल कौन से हैं जो रॉक में पाए जाते हैं? एक तो हो गया हमारा फेल्सपार और दूसरा है हमारा क्वार्ट्ज। ये दो हमारे ऐसे मिनरल्स हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा कॉमन मिनरल्स हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो रॉक्स में हमें मिलते हैं, ठीक। There are many different kinds of rocks which are grouped under three families on the basis of the mode of formation। अब कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के हमको जो रॉक्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि तीन डिस्टिंक्ट कैटेगरी में क्या है, कैटेगराइज है, तीन डिस्टिंक्ट कैटेगरी में कैटेगराइज है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ फॉर्मेशन। किस बेस पे है कि अलग उनका जो फॉर्मेशन है, हर रॉक का अपना एक अलग तरीका है बनने का। जैसे कि इंसान का अलग तरीका होता है बनने का, कुछ अच्छे बनते हैं तो कुछ खराब बनते हैं, कुछ मेहनत करते हैं तो कुछ आलस करते हैं, राइट।
जो जैसा करता है वो वैसा ही फॉर्म हो जाता है, राइट। वहीं पे यहाँ पर जैसे हम ह्यूमन बींग्स को भी कैटेगराइज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे कि रॉक्स को भी कैटेगराइज किया गया है 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरी में, एंड दे आर बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन। पहला है हमारा इग्नियस रॉक्स, फिर आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, और उसके बाद आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इन तीनों टाइप्स के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। इग्नियस रॉक्स, सबसे जो पहला फॉर्म होता है रॉक का वो होता है हमारा इग्नियस रॉक्स, राइट। नाउ इग्नियस रॉक्स इज फॉर्म by the solidification of magma and lava। जब हमने वोल्केनो का टॉपिक पढ़ा था, राइट, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कृपया करके वोल्केनो का जो लेक्चर है वो जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको हमारा वोल्केनो का जो लेक्चर है वो मिल जाएगा आपको। वोल्केनो का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको एक बहुत अच्छे से चीज एक्सप्लेन करी थी कि जैसे कि हमारा यहाँ पर वोल्केनो है और ये है हमारी ओपनिंग किसकी, वोल्केनो की। ये है हमारा वेंट और ये है हमारा मैग्मा। क्या है ये हमारा मैग्मा, ठीक। जब अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये मैग्मा क्या करता है, ये बाहर की तरफ बर्स्ट होता है, बाहर की तरफ निकलता है। तो एज सून एज ये बाहर की तरफ निकलता है तो ये किस रूप में जाना जाता है, तब ये लावा के फॉर्म में जाना जाता है। किसके फॉर्म में, लावा के फॉर्म में जाना जाता है। और जब ये अंदर होता है तब उसे हम मैग्मा के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमारा यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो लावा के साथ साथ और भी क्या निकलती हैं, और निकलती है यहाँ पे ऐश, राइट, गैसेस। गैसेस में आपकी मेजर गैसेस कौन सी है, वाटर वेपर, ध्यान रखिएगा इस चीज का, वाटर वेपर पूछ भी सकता है। उसके अलावा हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम डाइऑक्साइड गैस, ठीक। ये सारी गैसेस जो है वो बाहर निकलती हैं। इसके साथ साथ और बाहर निकलता है वो है हमारा रॉक्स, जो कि मॉल्टन स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं, मॉल्टन स्टेट में। मॉल्टन स्टेट का मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा सॉलिडिफाइड यानी कि ज्यादा ठोस पदार्थ के रूप में नहीं होते, ज्यादा हार्ड नहीं होते, क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, राइट। तो ये जो रॉक्स जो है जो हमारे वोल्केनिक इरप्शन के साथ अलोंग विथ लावा या मैग्मा, आप जो भी कहो, वैसे तो जब बाहर निकल आता है तो हम उसको लावा बोलते हैं, और जब वो अर्थ के अंदर होता है तब हम उसको मैग्मा के रूप में जानते हैं। क्या होता है, ये एक विशियस लिक्विड होता है। What it is? It is a viscous liquid। विशियस लिक्विड का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका गाढ़ा लिक्विड जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में विशियस लिक्विड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जो रॉक्स होते हैं जो मॉल्टन स्टेट में होते हैं वो जब बाहर आते हैं तो वो सॉलिडिफाइड होते हैं। अब अंदर चूंकि टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जो रॉक्स होते हैं उनकी हार्डनेस आप देख सकते हो कि उतना चूंकि ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। और आप जितना ज्यादा अंदर चलते जाएंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ में, उतना ही ज्यादा जो टेम्परेचर, जो प्रेशर और जो डेंसिटी है, ये तीनों चीजें क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे वही चीज बताई दैट इग्नियस रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द solidification of magma and lava. This is also known as the primary rock, example granite and basalt etc. ओके, तो यहाँ पर जैसे ही वो रॉक्स बाहर आते हैं तो उनका जो टेम्परेचर होगा ऑब्वियसली, या कंपेयर करें तो अंदर के कंपैरिजन में बाहर का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर जो हमारी रॉक्स या फिर जो मॉल्टन स्टेट में जो रॉक्स होते हैं जो बाहर आके गिरते हैं, उनका टेम्परेचर जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट करेंगे, कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे, तो तब वो इग्नियस रॉक्स का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट रॉक फॉर्मेशन है उनको हम क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। कैसे, दैट व्हेन द लावा एंड मैग्मा व्हेन इट कम्स आउट थ्रू वोल्केनिक इरप्शन and then
it starts solidification, and after solidification they forms itself into a igneous rocks. एग्जाम्पल के तौर पे हो गया आपका ग्रेफाइट रॉक और दूसरा हो गया आपका बेसाल्ट रॉक। ठीक है, ये आपके इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। केवल 2 एग्जाम्पल नहीं, बहुत से एग्जाम्पल है जो हम आगे पिक्चर के साथ आपको रॉक्स जो है वो दिखाएंगे, ताकि जब आप आपको जो चीजें हैं वो अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि जब हम कोई भी चीज चार्ट के फॉर्म में या पिक्चर या मैप के थ्रू चीजों को समझते या याद करते हैं ना, तो हमें देर तक वो चीजें जो है वो हमेशा याद रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। Now sedimentary rocks are the result of deposition of fragments of rocks by exogenous process। अब यहाँ पर जो रॉक्स होते हैं, जैसे कि हमारे इग्नियस रॉक्स हो गए, अब वो क्या है कि वो दबे हुए हैं किसमें, मलबे में, आप कह सकते हो मिट्टी में दबे हुए हैं। अब मिट्टी में हमें जब सॉइल पड़ा था तो आपके सॉइल में बहुत सारे क्या कहते हैं, हमें न्यूट्रिशियस चीजें या जो फॉसिल फ्यूल्स हो गया, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर हो गया जिसे हम कहते हैं, वो सब मिक्स होते रहते हैं। तो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, अब उसमें रॉक दबा हुआ है तो वो रॉक के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, राइट। सो द सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, यानी कि जो रॉक के जो टुकड़े हैं जो कहाँ पर डिपॉजिटेड है, हमारे जमीन के अंदर या फिर सॉइल में कह लो, अर्थ में कह लो आप। ठीक, नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी रॉक्स। हमारे इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक के नाम से जानते हैं और हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स को हम सेकेंडरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो गया सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एक्सेट्रा। ठीक, यहाँ पे एक्सोजेनस प्रोसेस का यही मतलब है कि हमारे जो एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया, राइट, जो हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस की यहाँ पे बात की जा रही है। अब एक्सटर्नल प्रोसेस का मतलब है जैसे कि हो गया आपका टेम्परेचर, ठीक, हो गया प्रेशर, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर, इसके चलते ये जो प्रोसेस है, इसकी वजह से जो रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉर्म हो जाते हैं। मिट्टी के साथ कहते हैं ना कि आपकी संगति बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि अगर आप अच्छी संगति में हो तो आप अच्छी चीजें सीखोगे, बहुत ज्यादा नहीं, पूरी तरीके से नहीं, पर थोड़ी बहुत तो आपके अंदर आपकी जो संगति है उसके गुण तो आएंगे ही आएंगे। और यदि अगर आपकी बुरी संगति है तो वो बहुत जल्दी जो है वो लोग अडाप्ट कर लेते हैं अपने साथ साथ, है ना, कि अच्छी चीजें देर में लगती है अडाप्ट करने में और बुरी चीजें जो है वो अच्छे से और जल्दी से जो है वो अडाप्ट कर लेते हैं लोग। तो अगर आपकी बुरी संगति है तो आप बुरे बनोगे और अच्छी संगति है तो आप अच्छे बनोगे। ठीक उसी प्रकार जो रॉक्स होते हैं वो हमारे मिट्टी में दबे होते हैं और मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी उसके गुण होते हैं, वो रॉक्स भी जो होता है वो अपने साथ साथ उसको अब्सॉर्ब करता है, उसे अडॉप्ट करता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स को हम सेकेंडरी रॉक्स बोलते हैं और हमारे इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमारे यहाँ पे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल जो है वो किसके एग्जाम्पल है, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे मेटामॉर्फिक रॉक की तरफ। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स दैट आर अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स, ऑलरेडी रॉक्स जो किसके अंडर जाते हैं, प्रोसेस के रिक्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है, दोबारा से जो फॉर्म होना चालू होते हैं। टर्शरी रॉक्स आर अनदर नेम ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमारे जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो थर्ड फॉर्म ऑफ रॉक है, इसलिए उसको हम टर्शरी रॉक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि हमारा फर्स्ट फॉर्म है इग्नियस रॉक्स, तो उसे हम प्राइमरी रॉक के नाम से जानते हैं। सेकेंड फॉर्म है हमारा रॉक का, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक, इसीलिए हम उसको सेकेंडरी रॉक के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा फॉर्म है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसे हम टर्शरी रॉक के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आगे आपका फिलाइट, स्टिट्स, जेनेसिस, क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल, ये सब क्या है, हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। कैसे याद रखेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स formed from already existing rocks that are undergoing recrystallization.
मिनरलाइजेशन। इन कुछ टर्म्स का ध्यान रखिएगा क्योंकि वो स्टेटमेंट में ऐसा पूछ सकते हैं आपसे, कभी कभी उस वर्ड को उठा के वो स्टेटमेंट में पुट कर देंगे और आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये मेटामॉर्फिक की डेफिनेशन है या फिर सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक की डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर की जो वर्ड्स हैं आपके उनको अच्छे से याद रखिएगा और उसको अपने नोट्स में मेंशन करिएगा। आगे चलते हैं हम, स्टडी ऑफ द रॉक्स, राइट। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स के बारे में भी पढ़ाई की जाती है, तो जो लोग रॉक्स के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। They study different types of rocks in all their aspects through texture, mineral composition, origin, structure, occurrence, alternation, and relationship with other rocks, right? तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के हमारे रॉक्स हैं। पहला तो ये हो गया किस बेसिस पे पढ़ते हैं हम, पहला उनका हो गया टेक्सचर के बेसिस पे, फिर होता है केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अकरेंस के बेसिस पे, शेप साइज हो गया, ऑल्टरेशन के बेसिस में, एंड ऑफ कोर्स द रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या याद रखने की जरूरत है, दैट पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रॉक्स, दैट्स इट। बस इतना ही हमारा इंपॉर्टेंट है और केवल इसी वर्ड को आपको याद रखना है, दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट, हाँ, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं किनके, इग्नियस रॉक्स के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केवल दो नहीं है, हमने क्या ग्रेनाइट और हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था, ग्रेनाइट और ये बेसॉल्ट रॉक के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दो नहीं कई प्रकार के रॉक्स हैं और वो हम आगे जो है आपको पिक्चर के थ्रू यहाँ पर दिखाएंगे और समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो ये है हमारे बेसॉल्ट, ठीक, दिस इज प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन भी लड़कियां बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, जैसे कॉस्मेटिक्स के लिए या फिर जब आप अपने स्किन को एक्सफोलिएट करते हो। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है जब आप स्किन को स्क्रब करते हो, जैसे कि आपकी एंकल्स हो गए, आपके फीट हो गए, राइट। जब आप उनको एक्सफोलिएट करते हो, स्क्रब करते हो, तो हम यहाँ पे प्यूमिक स्टोन का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपनी एरिया रगड़ते हैं, वही है प्यूमिक स्टोन। और आप देख सकते हो कि जो प्यूमिक स्टोन होते हैं वो काफी लाइट इन वेट होते हैं, है ना। अगर आप उन्हें पानी में छोड़ दो तो वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं जो डूब भी जाते हैं, राइट, जो बहुत बड़े और भारी भरकम होते हैं, बट ज्यादातर अगर आप नोटिस करो तो लाइट इन वेट होते हैं, ठीक। तो ये वही प्यूमिक स्टोन है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्सीडियन, रायोलाइट, स्कोरिया, डेसाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, डायबेस, डायोराइट, पेमाटाइट एंड पेरिडोटाइट। ये सब क्या है, हमारे इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, लगातार आप रिवाइज करते रहिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने आप जो है वो नाम याद हो जाएंगे। एसएससी जो है वो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि यहाँ वहां पर आपको एग्जाम्पल दे दे और पूछ दे कि ये जो स्टोन है वो किस कैटेगरी में आता है, क्या ये इग्नियस रॉक है या फिर ये सेडिमेंट्री रॉक है या फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर इग्नियस रॉक्स। चलो, अभी तक हमने केवल 2 लाइन में समझा था कि इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि बेसिकली आपके इग्नियस रॉक्स एक्चुअली में होते क्या, उनकी फॉर्मेशन क्या है, ओरिजिन कहाँ से है। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा से पढ़ेंगे, उस चीज को दोबारा देखेंगे और डिटेल में देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं। इग्नियस रॉक्स form out of magma and lava from the interior of the earth. They are known as primary rocks. ये चीज हम पहले स्लाइड में भी देख चुके हैं, ठीक है। हमारे इग्नियस रॉक्स किससे बने होते हैं, मैग्मा या फिर लावा से, जब वो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर निकलते हैं, कहाँ से, इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ सरफेस या अर्थ क्रस्ट के अंदर से जब बाहर निकलते हैं, और वो जब बाहर निकलते हैं तो वो मॉल्टन स्टेट के फॉर्म में होते हैं और धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इनको हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं।
द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। अब हमारा इग्नियस रॉक जो है वो कैसे फॉर्म होता है, जब मैग्मा बाहर या लावा बाहर निकलता है तो वो मॉल्टन स्टेट में होता है, नॉट एट ऑल हार्ड इन नेचर, राइट। वो धीरे धीरे क्या होगा कि ठंडा होगा, ठंडा होगा तो क्या होगा, वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन मैग्मा in its upward movement cools and turns into solid form, it is called igneous rocks. जब when magma in its upward movement cools and turns into solid form, it is called igneous rocks. ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तो वो सख्त पदार्थ बन जाता है, हार्ड स्टोन बन जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और फिर हम उसको कैसे जानेंगे, फिर हम उसको इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं, ठीक। The process of cooling and solidification can happen in the Earth's crust or on the surface of the Earth. जब मैग्मा बाहर निकल रहा होता है, जैसे जैसे हम ऊपर अर्थ सरफेस या अर्थ क्रस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर जो क्या होता है उसमें गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस दौरान भी हमारा जो मैग्मा है जो मॉल्टन स्टेट में होता है वो ठंडा होना चालू हो जाता है, राइट। इट कूल्स डाउन एंड इट स्टार्ट सॉलिडिफाइंग। तो उसी प्रोसेस में क्या फॉर्म होता है, हमारा इग्नियस रॉक जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो या तो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी शुरू हो जाता है या फिर वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे भी शुरू हो जाता है, यानी कि बाहर निकलने के बाद भी और बाहर निकलने से पहले भी जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर, ठीक है। तो हमारे जो इग्नियस रॉक्स हैं दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर। टेक्सचर के बेसिस पे क्या है, क्लासिफाइड है। टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स और अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल्स, ठीक। अब यहाँ पर टेक्सचर से क्या मतलब है, जो उनका फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकल अपीयरेंस। अब आपके फिजिकल अपीयरेंस का यहाँ पे मतलब है जैसे कि हो गया साइज, ठीक, हो गया शेप, कलर, ये सारी चीजें, अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रेन्स, अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स का मतलब है कि आपके जो फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स हैं वो कैसे अरेंज है, किस तरह से एग्रीगेट है या फिर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब टेक्सचर की बात हो तो याद रखिएगा कि फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है जैसे हो गया आपका साइज, शेप और कलर, ठीक। इफ मॉल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ, मिनरल ग्रेन्स मे बी वेरी लार्ज। अगर हमारा ये मॉल्टन मटेरियल, ये जो मैग्मा है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है, ग्रेट डेप्थ में, यानी कि बाहर निकलने से पहले ही यदि हमारा जो मॉल्टन मटेरियल है वो धीरे धीरे ठंडा होना चालू हो जाता है, तब क्या देखने को मिलता है, तो जो मिनरल ग्रेन्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक। सडन कूलिंग यानी कि एकदम से ठंडा हो जाना एट द सरफेस रिजल्ट्स इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। ये तो तब हो सकता है जब वो अर्थ क्रस्ट के बाहर यानी कि वोल्केनिक इरप्शन के बाहर जब बाहर निकलता है तो वो जल्दी जल्दी जो है वो ठंडा होने लगता है, और जब वो जल्दी ठंडा होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब वो धीरे ठंडा होता है तब हमें क्या देखने को मिलता है, वेरी लार्ज मिनरल ग्रेन्स, राइट। Intermediate conditions of cooling would result in intermediate size of grains making up igneous rocks. Intermediate condition का यहाँ पे मतलब है कि जो ना ज्यादा जल्दी ठंडा होना ना ही ज्यादा धीरे धीरे ठंडा होना, बीच का रखते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब है कि यहाँ पे बीच की बात हो रही है, जो ना ज्यादा जल्दी ठंडे होते हैं ना ही बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं ठंडा होने। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे जो मॉल्टन मटेरियल है जो वो ठंडा होता है तो किसमें रिजल्ट करता है, वो तब वो मीडियम साइज या फिर आप कह सकते हो इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स जो है वो बनाता है हमारे इग्नियस रॉक्स का।
यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जब मॉल्टन मटेरियल हमारा अर्थ क्रस्ट के नीचे ही धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, तब वो ऐसे मिनरल ग्रेन्स को फॉर्म करता है जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, दे आर वेरी लार्ज। उसके बाद आता है हमारा सडन कूलिंग। वो कब होता है, दैट इज ओनली व्हेन द मॉल्टन मटेरियल इज आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तब वो बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है। और जब वो बहुत जल्दी ठंडा होता है तो वो बहुत ज्यादा स्मॉल और स्मूथ जो ग्रेन्स है उसमें फॉर्म करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा इंटरमीडिएट कंडीशंस, जिसका मतलब ये है कि बहुत ना ज्यादा जल्दी ठंडा होना, ना ही बहुत ज्यादा धीरे धीरे ठंडा होना, मीडियम का रखते हैं, बीच का रखते हैं, बहुत ही आराम तरीके से अपना जो है कूल करते हैं वो। तो वो कौन सा साइज बनाते हैं, इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स मेकिंग अप इग्नियस रॉक्स। लेकिन इंटरमीडिएट का मतलब मीडियम यहाँ पे रखेंगे इसको। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, राइट। चलो, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके इग्नियस रॉक्स के। वैसे तो इग्नियस रॉक्स के हमने एग्जाम्पल पहले ही स्लाइड में आपको थ्रू पिक्चर्स आपको दिखा दिए गए थे, जैसे कि आपका ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक, ब्रेसिया एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक। और एक हो गया हमारा प्यूमिक स्टोन। ठीक, एक हो गया हमारा प्यूमिक स्टोन। फिर आता है द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। ये पॉइंट भी हम पहले देख चुके हैं और इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स के यहाँ पे आपको एग्जाम्पल यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक्स दिखा रहे हैं कि कौन कौन से आपके जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। पहला होता है हमारा कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, सिल्ट, शेल, ये सब क्या है, ये सब हमारे टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कोर्स ग्रेन भी होते हैं ये और फाइन ग्रेन भी होते हैं। जैसे कि ये फाइन ग्रेन से हमें यहाँ पे ग्रेन्स यानी कि दरदरापन जिसको हम कहते हैं, है ना हिंदी में, तो यहाँ पर हमें इन पत्थर में दरदरापन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ अगर हम कॉन्ग्लोमेरेट को देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा दरदरा पत्थर है, यानी कि काफी ज्यादा कोर्स ग्रेन्ड है। सैंडस्टोन भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा दरदरा नहीं होता है। सिल्टस्टोन देखेंगे, शेल देखेंगे, ये सब क्या है, ये सब हमारे फाइन ग्रेन्ड स्टोन है। यानी कि हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें आपको दोनों टाइप के रॉक्स जो है वो दोनों टाइप के आपको ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, कोर्स ग्रेन भी और हमारे फाइन ग्रेन्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What are sedimentary rocks? The word sedimentary is derived from the Latin word sedimentum, which means settling. अब हमारा जो वर्ड है सेडिमेंट्री वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो डिराइव हुआ है हमारा एक लैटिन वर्ड से, क्या, सेडिमेंटम, जिसका मतलब है सेटलिंग यानी कि सेटल होना, राइट। Rocks of the earth surface are exposed to denudational agents and are broken up into various sizes of fragments. अब यहाँ पे denudational agents का मतलब है हमारे जो external forces होती हैं, जैसे कि हो गया हमारा टेम्परेचर, ठीक, हो गया हमारा प्रेशर, ये सारी जो चीजें हैं वो इफेक्ट करती है हमारे फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट रॉक्स को। ठीक है, सच फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंसीज एंड डिपॉजिटेड, राइट। हमारे जो ऐसे रॉक्स होते हैं, जो ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अलग अलग एक्सोजेनस एजेंसीज के थ्रू, जैसे कि पानी हो गया, पानी के थ्रू जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं अलग अलग जगह जाते हैं। सो दीज डिपॉजिट्स थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न इनटू रॉक्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। ठीक, अब इसी प्रोसेस में क्या होता है, जब ये डिपोजिशन वाला प्रोसेस चल रहा होता है तो हमारे जो आप कह सकते हो ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, और ये जो कॉम्पैक्शन होता है ये किसमें रिजल्ट करता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, जिसको हम लिथिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टर्म है लिथिफिकेशन, उसको याद रखिएगा कि वो क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
In many sedimentary rocks, the layers of the deposits retain their characteristics even after lithification. अब क्या होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है कि अलग अलग लेयर्स होती हैं, वो डिपॉजिट होती हैं, ठीक है, एक साथ अलग अलग कई प्रकार की जो लेयर्स होती हैं वो डिपॉजिट होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि अपने आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने फीचर्स को छोड़ती नहीं है इवन आफ्टर लिथिफिकेशन, है ना, इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। अब जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, यहाँ पर देखा था कि आपके जो डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंसीज हैं, यानी कि जो आपके डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उनके थ्रू हमारे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं रॉक्स के, वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर वो डिपॉजिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि हम वाटर को ले सकते हैं कि जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ साथ सेडिमेंट्स को अपने साथ साथ क्या करती हैं, कैरी करती हैं, ठीक है। और फिर एक जगह जाके होता है कि ये सारे जो डिपॉजिट्स होते हैं वो एक जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसी कॉम्पैक्शन को ये क्या होता है कि रॉक में परिवर्तित हो जाते हैं और उसको हम लिथिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अलग अलग प्रकार के डिपॉजिट्स जो है वो आकर चढ़ते हैं रॉक्स के ऊपर, क्या कहते हैं, एग्रीगेट होते हैं, आके जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन लिथिफिकेशन के बाद भी क्या होता है कि जो डिपॉजिट्स होते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं छोड़ते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, वो रिटेन रखते हैं, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को, अपने कॉम्पोजिशन को क्या रखते हैं, वो रिटेन रखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन एंड शेल, सब में आप देखोगे कि यहाँ पर अब चूंकि अलग अलग जो लेयर होती है वो आके डिपॉजिट करती है, तो यहाँ पर हम इनकी विड्थनेस जो है, यानी कि जो इनकी थिकनेस होती है, वहां पे हम डिफरेंस देखेंगे। कुछ पत्थर आपको बहुत चौड़े मिलेंगे तो कुछ कम चौड़े मिलेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन एंड शेल। अब अगर हम यहाँ पे पिक्चर पे जाए, ये रहा, तो आप सैंडस्टोन देख सकते हैं और हमारा शेल देख सकते हैं। दोनों की थिकनेस पे अगर आप ध्यान दें तो दोनों की यहाँ पे जो थिकनेस है वो अलग अलग है, ठीक है, क्या है, अलग अलग है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये चौड़ा है थोड़ा, पर ये यहां से आप देखोगे कि नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिला। Depending upon the mode of formation, sedimentary rocks are classified into three major groups. अब यहाँ पर चूंकि अलग मोड होता है फॉर्मेशन का, ठीक है, तो हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इनको भी तीन अलग अलग ग्रुप्स में क्या किया गया है, इनको कैटेगराइज या क्लासिफाई किया गया है। अब वो कौन से तीन अलग अलग आपके ग्रुप है उनको आगे हम देखते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा मैकेनिकली फॉर्म, यानी कि सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोएस एक्सेट्रा, मैकेनिकली जो फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, जैसे कि हो गया आपका गेसराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल। उसके बाद आता है हमारा केमिकली फॉर्म, जो हमारे सेडिमेंट रॉक्स होते हो गया हमारा चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट, पोटाश एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के जो रॉक्स हैं उनको याद रखना है कि हमारे कौन से रॉक्स किस कैटेगरी में या फिर किस क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। तीन क्लासिफिकेशन है, पहला है हमारा मैकेनिकली फॉर्म, दूसरा है हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म और तीसरा हमारा केमिकली फॉर्म। अब यहाँ पर हम नाम के थ्रू ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा किस तरह से फॉर्म है, राइट। जो हमारा मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट रॉक्स हैं, ठीक है, आपके जितने भी एक्सोजेनस प्रोसेस होता है, जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था, हो गया आपका जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक, ये सारी चीजें हो गई। ऑर्गेनिकली यानी कि जो नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं। फिर होता है हमारा केमिकली, यानी कि जिनके केमिकल कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आता है, ठीक। और यहाँ पर आपका जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, यहाँ पर आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर केवल और केवल आपको रॉक्स के बारे में याद रखना है कि कौन कौन से रॉक्स किससे कैसे क्लासिफाइड हैं, कितने ग्रुप में, कौन से ग्रुप में क्लासिफाइड है, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स। यहाँ पे आपको स्टोन्स की पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से आपके जो स्टोन्स है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंडर में आते हैं। तो पहला हो गया हमारा मार्बल, फिर होता हमारा एंथ्रासाइट, फिर होता हमारा जेनेसिस, हॉर्नफेल्स, फाइलाइट, क्वार्ट्जाइट, नोवाक्यूलाइट, मैरीपोसाइट, शेड्स, स्कान, स्लेट, सोपस्टोन। ठीक, अब सोपस्टोन की यहाँ पे जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे वो अलग है। कैसे? जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे सोपस्टोन की वो क्या है? सॉफ्ट, राइट, नॉट वेरी हार्ड। और वहीं पे अगर हम देखें आपका जैसे मार्बल हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो मार्बल है वो हार्ड नेचर। ठीक, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही कैटेगरी के अंदर आपके जो स्टोन्स यहाँ पे क्लासिफाइड है, कैटेगराइज कराए गए हैं, उनकी भी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि हमें यहाँ पे डिफरेंट आपकी जो मिनरल फॉर्मेशन है, जो हमारे रॉक्स होते हैं वो एक नहीं बल्कि कई प्रकार के जो मिनरल्स हैं उनसे जुड़ के बनते हैं। तो यहाँ पर आपके जो मिनरल के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी की वजह से हमें यहाँ पे रॉक्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स में एग्जांपल्स आप अच्छे से याद रखिएगा। ये एक आता हमारा मार्बल, फिर आता हमारा एंथ्रासाइट, जेनेसिस, जेनियस, हॉर्नफेल्स, फाइलाइट, क्वार्ट्जाइट, नोवाक्यूलाइट, मैरीपोसाइट, शेड्स, स्कान, स्लेट एंड सोपस्टोन। आगे बढ़ते हैं। What are metamorphic rocks? Right? The word metamorphic means change of form. ठीक, अब यहाँ पर मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि फॉर्म में परिवर्तन होना, यानी कि फॉर्म में चेंज आना। ठीक, now these rocks form under the action of pressure, volume and temperature. अब ये जो हम देखते हैं कि जो चेंजेस अगर होते हैं रॉक फॉर्मेशन में, वो तीन चीजों की वजह से आता है। शॉर्ट फॉर्म में हम देखेंगे इसको पीवीटी चेंजेस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर पीवीटी चेंजेस का मतलब है पी से हो गया आपका प्रेशर, वी से हो गया हमारा वॉल्यूम और टी से हो गया हमारा टेम्परेचर। यानी कि जब हमारे प्रेशर में, उसके वॉल्यूम में और टेम्परेचर में जब डिफरेंस आ जाता है तो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक, मेटामॉर्फिज्म इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स, राइट, अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन ओरिजिनल रॉक्स। अब हमारा जो मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस यही होता है जिसमें कि आपकी ऑलरेडी जो एग्जिस्ट रॉक्स हैं, यानी कि वो रॉक्स जो ऑलरेडी इग्नियस से होकर सेडिमेंट्री रॉक्स जो बन चुके हैं, उसके बाद वो हमारे थर्ड फॉर्म में यानी कि मेटामॉर्फिज्म के फॉर्म में आते हैं। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आपके ऑलरेडी जो जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं वो रिक्रिस्टलाइज होते हैं, वो रीऑर्गेनाइज होते हैं। किस वजह से? जब हमारे पीवीटी चेंजेस की वजह से, जब उनके प्रेशर में, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में डिफरेंस अकर होता है। ठीक है, तब वो क्या फॉर्म करते हैं? तब वो मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म करते हैं और इसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस टर्म का खास जो है वो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेटामॉर्फिज्म occurs when rocks are forced down to lower levels by tectonic processes or when the molten magma rising through the crust comes in contact with the crustal rocks or the underlying rocks are subjected to great amount of pressure by overlying rocks. अब यहाँ पर हम आपके तीन अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्म होता है हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट। अब मेटामॉर्फिज्म में हम पहले देखते हैं कि जो हमारे रॉक्स होते हैं दे आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेस। अब यहाँ पर फोर्स डाउन टू लोअर लेवल का मतलब है कि जब टेक्टोनिक प्रोसेस अकर होता है, टेक्टोनिक प्रोसेस हमने ऑलरेडी आपको अर्थक्वेक जब हमने पढ़ा था या फिर जब इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा था तो हमने ऑलरेडी उसमें आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि टेक्टोनिक प्रोसेस क्या होता है। आपकी जो दो प्लेट्स होती है या तो वो कन्वर्ज करेंगी या वो डाइवर्ज करेंगी, है ना।
अब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का जब मैंने आपको कनेक्ट करके दिखाया था, ठीक है, आपके फ्रेंड या फ्रेंडी के साथ, राइट, जब मैंने बोला था कि कन्वर्जन में जब दो आपके जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में आके टकराती हैं यानी कि पास आते हैं, और डाइवर्जेंस में क्या होता है कि जो जो दो प्लेट्स होती हैं वो डाइवर्ज करती है यानी कि मूव अपार्ट करती हैं एक दूसरे से। तो ये हो गया हमारा टेक्टोनिक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे जो कुछ रॉक्स होते हैं या तो वो नीचे चले जाते हैं या वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है या फिर अपवर्ड मूवमेंट होता है, राइट। तो इसी को हम टेक्टोनिक प्रोसेस कहते हैं, और इसी प्रोसेस में आपका जो रॉक होता है वो या तो नीचे की तरफ जाएगा या फिर ऊपर की तरफ आएगा। एक तो हमारा पहला यहाँ पे एक ये मेथड हो गया। दूसरा हमारा आता है दैट व्हेन मोल्टेन मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द क्रस्टल रॉक्स। जब हमारा मोल्टेन मैग्मा जो कि मोल्टेन स्टेट में होता है, जब वो ऊपर की तरफ राइज करता है यानी कि वो अर्थ क्रस्ट की तरफ मूव करता है, और जब वो अर्थ क्रस्ट की तरफ मूव करता है तब वो हमारे क्रिस्टल रॉक्स के कांटेक्ट में आ जाता है। क्रिस्टल रॉक्स का मतलब होता है वो रॉक्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे पड़े होते हैं, जो ऑलरेडी सॉलिडिफाइड फॉर्म में होते हैं, जब वो उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, राइट, तब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन या फिर रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ रॉक्स देखने को मिलता है। जब हमारे जो रॉक्स हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, क्या कहते हैं, ड्यूरिंग टेक्टोनिक प्रोसेस, तब हमको रिक्रिस्टलाइजेशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉक्स देखने को मिलता है। एक हो गया हमारे दूसरा मेथड। तीसरा हमारा आता है द अंडरलाइंग रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर बाय द ओवरलाइंग रॉक्स। अब क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टाने होती हैं, एक के ऊपर एक जो एक्सक्यूज मी रॉक्स होते हैं या फिर चट्टाने होती हैं, तो क्या होता है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। कैसे से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक हमारा ये रॉक है, ठीक, कई रॉक है यहाँ पे, आप यहाँ पे लगा दो। अब इनके ऊपर भी क्या है, रॉक्स असेंबल्ड है, यहाँ पे ओवरलाइंग रॉक्स कह सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। इनके ऊपर भी रॉक्स हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये रहा आपका। तो अब आप देख सकते हैं कि चूंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या है, प्रेशर पड़ रहा है, ठीक, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा कि ये रिक्रिस्टलाइन होंगे, या तो रिक्रिस्टलाइन या फिर रीऑर्गेनाइज। कैसे मैम, कैसे होगा ये भाई? जब प्रेशर इतना ज्यादा पड़ रहा है तो इनके फिजिकल फॉर्म में चेंजेस आने को देखने को मिलेंगे। फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म का मतलब है यहाँ पे आपका जो हमारा टेक्सचर हो गया, टेक्सचर चेंज, शेप चेंज, ठीक, शेप चेंज, ये सारी चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। अब इस वाले जो ये लेयर है यहाँ पे रॉक्स की, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा इन पत्थरों का, इन पत्थर पे भी इन पत्थरों का प्रेशर पड़ रहा होगा, ठीक है, और इन पत्थरों पर भी ये वाली लेयर पे जो पत्थर पड़े हुए हैं इसका प्रेशर पड़ रहा होगा। और ज्यादा अमाउंट पे प्रेशर पड़ने से क्या होता है कि जो टेक्सचर होता है रॉक्स का वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो रीऑर्गेनाइज या फिर रिक्रिस्टलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे इन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म के नाम से हमने जानते हैं। Mechanical disruption and reorganization of the original minerals within rocks due to breaking and crushing without any appreciable chemical changes is called dynamic metamorphism. अब यहाँ पे डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है कि मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन और रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान जो ओरिजिनल मिनरल्स होते हैं, है ना, जो रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है कि हमारे जो रॉक्स हैं वो किससे बने होते हैं, कई सारे मिनरल से मिलकर हमारे जो है वो रॉक्स यानी कि चट्टाने बनी होती हैं, ठीक है। मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन का मतलब है कि जब कोई मैकेनिकल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स लगता है रॉक्स के ऊपर, चाहे वो आपका टेम्परेचर हो, प्रेशर हो या वॉल्यूम में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे रॉक्स होते हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो फिर से दोबारा फॉर्म होना
स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल मिनरल्स विद इन द रॉक्स ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी एप्रिशिएबल केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पर हमारे फिजिकल फॉर्म में चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके मिनरल्स में कोई न्यू मिनरल्स ऐड नहीं हो रहा है, या फिर जो एग्जिस्टिंग मिनरल्स है वो डिमिनिश नहीं हो रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है कि अपना टेक्सचर चेंज कर रहा है, अपना शेप चेंज कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो फिजिकल चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी किसी भी प्रकार के चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। द मटीरियल्स ऑफ रॉक्स केमिकली ऑल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू द थर्मल मेटामॉर्फिज्म। अब यहाँ पर थर्मल मेटामॉर्फिज्म, यहाँ पे वर्ड जब थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है तो वहां पर हमें यहाँ पे क्या केमिकल चेंजेस यानी कि आपके रिक्रिस्टलाइन केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। डायनेमिक, जो हमारा डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म होगा वहां पे केवल फिजिकल चेंजेस, और जब हमारा थर्मल मेटामॉर्फिज्म होगा राइट, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर आप कह लो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये दो टर्म अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म। दो प्रकार के हमारे थर्मल मेटामॉर्फिज्म होते हैं। पहला होता है हमारा कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। अब देखते हैं कि कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म एक्चुअल में होता क्या है। इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म द रॉक्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा एंड लावा। अब हमारे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, वो कांटेक्ट में आते हैं हमारे मैग्मा और लावा के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। एंड द रॉक मटेरियल्स रिक्रिस्टलाइज अंडर हाई टेम्परेचर। अब चूंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो रॉक्स होते हैं यहाँ पर वो चूंकि हाई प्रेशर के अंडर आ जाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे रिक्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब मैग्मा और लावा का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, और जब उसके कांटेक्ट में रॉक्स आएंगे तो क्या होगा कि वो पिघलना स्टार्ट कर देगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों में यहाँ पे हम चेंजेस देखने को देखेंगे या देखने को मिलता है। Quite often, new materials formed out of magma or lava are added to the rocks. अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, न्यू मटेरियल जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, कहाँ से, मैग्मा और लावा से, और वो किस में ऐड होते हैं, रॉक्स में ऐड हो जाते हैं। यानी कि मैग्मा और लावा की जो प्रॉपर्टीज है वो किस में ऐड हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब हमारा डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म होता है तो उसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, है ना, प्रेशर की वजह से, राइट, वॉल्यूम चेंजेस, प्रेशर चेंज, ज्यादा प्रेशर की वजह से जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हम उनके टेक्सचर में, उनके शेप में देखने को मिलते हैं। तो वहां पर केवल फिजिकल चेंजेस यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन जब हम यहाँ पे थर्मल डायनेमिक्स में आते हैं और पहला हमारा जो होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म जिसको हम बोलते हैं, हमारे सॉरी थर्मल मेटामॉर्फिज्म, नॉट थर्मल डायनेमिक्स, वेरी सॉरी, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म एंड थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में आपके केमिकल कॉम्पोजिशन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमारे थर्मल मेटामॉर्फिज्म भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। अब इसमें क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो हमारे मैग्मा और लावा के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि जो रॉक्स होंगे वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैग्मा और लावा की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किस में ऐड हो जाएंगी, इसी रॉक्स में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा, उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन होगा रॉक्स का। तो यहाँ पे अब चूंकि न्यू आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐड हो रही हैं, इसलिए हमें यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। आगे चलते हैं, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, rocks undergo recrystallization due to deformation caused by tectonic stirring together with high temperature or pressure or both। अब यहाँ पर जो रॉक्स होते हैं वो रिक्रिस्टलाइजेशन के अंडर जाते हैं, टेक्टोनिक प्रोसेस
टेक्टोनिक प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था कि हमारी जो दो प्लेट्स होती हैं वो या तो कन्वर्ज करेंगी या तो वो डाइवर्ज करेंगी या फिर वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म करेंगी, यानी कि एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर रहेगी तब। तो जो हमारे जो सबसे नीचे लेयर के जो रॉक्स होंगे उन पर क्या पड़ेगा, ज्यादा दबाव पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो हमें उनके टेक्सचर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक्स ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन लेयर्स और लाइंस। अब ऑब्वियसली अब अगर किसी के फिजिकल स्टेट में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, किसी का टेक्सचर चेंज हो रहा है, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो ओवर वेट या अंडर वेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। जो बहुत ज्यादा जिनको ओबेसिटी होती है, बहुत ज्यादा वेट होता है, वो अपना वेट लॉस करते हैं। उसके लिए वो या तो एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, जिम करेंगे, डाइटिंग करेंगे, राइट। तो जब वो ये सारे प्रोसेस के गो थ्रू होते हैं, उसके बाद जब उनका ट्रांसफॉर्म होता है बॉडी का, तो हम देखते हैं कि उनके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, राइट। उनके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो रीशेप हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है। यहाँ पर जो हमारे जो प्रोसेस होता है मेटामॉर्फिज्म में, उसकी वजह से जो रॉक्स के जो ग्रेन्स होते हैं या फिर मिनरल्स के जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं एक लाइन में या फिर एक लेयर में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Such an arrangement of minerals or grains in metamorphic rocks is called foliation and lineation. अब ऐसी अरेंजमेंट को जो हमारे मिनरल्स में हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोलिएशन या फिर लीनिएशन के नाम से जानते हैं, या फिर यहाँ पे लीनिएशन या फिर फोलिएशन जो टर्म है वो दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Sometimes minerals or materials of different groups are arranged into alternating thin to thick layers appearing in light and dark shades. Such a structure in metamorphic rocks is called banding, and rocks displaying banding are called banded rocks. कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे मिनरल्स या फिर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इस प्रकार से ग्रुप या फिर अरेंज होते हैं that they are arranged into alternating thin to thick layers, right? जैसे कभी आपको पतली लेयर देखने को मिलेगी, फिर आपको थिक लेयर देखने को मिलेगी, कभी लाइट इन कलर देखने को मिलेंगे, और फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे यहाँ पे जैसे ये जो लेयर है यहाँ पे स्टार्टिंग में लाइट इन कलर है, और जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे जो शेड होगा या जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लाइट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डार्क हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बैंडिंग रॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये रॉक्स जो इस तरह से डिस्प्ले होते हैं, बैंडिंग रॉक्स यानी कि अलग अलग, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बैंडेड रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपके जो कुछ ज्योग्राफिकल टर्म दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से आप जो है वो दिमाग में रखिएगा, इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में नोट्स बनाएगा कि आपको जो चीजें हैं वो खुद जब आप रिवाइज करने बैठे या पढ़ने बैठे तो आपको खुद को समझ में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Types of metamorphic rocks depend upon original rocks that were subjected to metamorphism. अब यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स के कई प्रकार देखने को मिलते हैं, तो किस पे डिपेंड करते हैं, जो हमारे ओरिजिनल रॉक्स होते हैं, जो क्या कहते हैं मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के थ्रू सब्जेक्ट होते हैं या फिर मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के गो थ्रू होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो टाइप्स होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के, वो हमारे जो ओरिजिनल रॉक्स थे, और जब बाद में वो रीऑर्गेनाइज या फिर रिक्रिस्टलाइन होते हैं, यानी कि जब वो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के गो थ्रू होते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स सच एज फोलिएटेड रॉक्स एंड नॉन फोलिएटेड रॉक्स। अब हमारे जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो आगे दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। पहला आता हमारा फोलिएटेड रॉक्स और दूसरा आता हमारा नॉन फोलिएटेड रॉक्स। ठीक है,
Genocide, silicide, slates, skids, marble, quartzite, etc. are some examples of metamorphic rocks. हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ रॉक्स जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके, जैसे आपका मार्बल हो गया, स्किड्स हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है। एग्जांपल जो है पूछे जाते हैं तो एक्सक्यूज मी, बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जांपल जो है वो करके जाएगा और वो डेली जो है वो देखते रहेगा, एक नजर मारते रहेगा एग्जाम्पल्स पे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम रॉक साइकिल को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे तीन डिफरेंट यानी कि 3 डिफरेंट कैटेगरी है, इग्नियस, सेडिमेंट और मेटामॉर्फिक। हमारा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉक फॉर्मेशन है वो है हमारा इग्नियस, राइट। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड फॉर्म जो है हमारा सेडिमेंट्री। हमारा जो इग्नियस रॉक्स है उसको हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं और जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है उसको हम सेकेंडरी रॉक्स बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी रॉक की थर्ड फॉर्मेशन जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक या फिर टर्शरी रॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रॉक साइकिल देखते हैं। पहला आता है हमारा इग्नियस रॉक्स। पहला है हमारा इग्नियस रॉक्स। जब इनकी वेदरिंग या लिथिफिकेशन होता है तब ये सेडिमेंट में परिवर्तित हो जाते हैं, सेडिमेंट फॉर्म में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जब वेदरिंग या फिर लिथिफिकेशन होता है किसका, मेटामॉर्फिक रॉक्स का, तो ये वापस से सेडिमेंट में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद जब ये सेडिमेंट जो होते हैं, जब इनमें कॉम्पैक्शन या सीमेंटेशन होता है तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। जब इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट या प्रेशर मिलता है तब वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में परिवर्तित हो जाते हैं। जब इन मेटामॉर्फिक रॉक्स को वापस से आप मेल्ट करेंगे तो ये मैग्मा के फॉर्म में आ जाते हैं और जब मैग्मा बाहर निकलता है और जब वो कूल होता है या फिर सॉलिडिफाई होता है तब वो वापस से इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब आप इग्नियस रॉक्स को मेल्ट करोगे तो वो वापस से मैग्मा के फॉर्म में आ जाएगा और जब इग्नियस रॉक्स में हम हाई हीट और प्रेशर जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है बट नो वरी, हम इसे दोबारा से यहाँ पे करते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हमारा यहाँ पे पहला होता है मैग्मा, ठीक। मैग्मा या फिर लावा जो भी कहो, जब ये बाहर निकलता है तो ये कूल होना स्टार्ट हो जाता है। कूल होगा तो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई होने के बाद ही कौन से टाइप का रॉक फॉर्म करेगा, इग्नियस रॉक्स। किस टाइप में, इग्नियस रॉक में फॉर्म करेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि जब इग्नियस रॉक्स होते हैं, जब इनका वेदरिंग होता है, वेदरिंग का मतलब होता है यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस, फ्रेगमेंट्स, ठीक, फ्रेगमेंट्स। लिथिफिकेशन या फिर वेदरिंग जब होती है तब ये सेडिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। याद रखिएगा कि सेडिमेंट्स में चेंज होते हैं, अवसाद में चेंज होते हैं, सेडिमेंट रॉक्स में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। इन्हीं सेडिमेंट्स जब ये कॉम्पैक्ट होते हैं या फिर क्या कहते हैं, ड्यू टू हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण जब इनमें कॉम्पैक्ट होते हैं या फिर सीमेंटेशन होता है तभी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वापस से जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स में जब वेदरिंग या फिर लिथिफिकेशन होता है तब ये वापस से सेडिमेंट में चेंज हो जाते हैं, ठीक। अब यही जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जब इनको हाई हीट यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब मिलता है तभी किसमें चेंज हो जाते हैं, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। यही मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब वेदरिंग या लिथिफिकेशन होता है तब ये वापस से सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद यही मेटामॉर्फिक रॉक्स जब वापस से आप इनको मेल्ट करते हो तो ये दोबारा से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो इग्नियस रॉक्स होता है, अगर आप इन इग्नियस रॉक्स को भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड करवाएंगे तो ये किसमें फॉर्म हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब ही क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉक्स। तो जब हम यहाँ पे इग्नियस रॉक्स को हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर प्रोवाइड करवाएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, तभी हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो आप क्या करोगे कि आप इस साइकिल को अपने में ड्रॉ करोगे अपने नोट्स में, ताकि जब आप पढ़ने बैठो तो आपको अच्छे से ध्यान रहे और किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक, चलो आगे। व्हाट इज रॉक साइकिल? रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग बट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे जो रॉक्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ज्यादा टाइम तक नहीं रहते, ठीक है, ठीक है, नॉट फॉर लॉन्ग बट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, पर इनमें बदलाव जरूर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रॉक साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस। तो रॉक साइकिल बेसिकली क्या होती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है in which the old rocks are transformed into the new ones, जहां पे हमारे पुराने जो पत्थर या जो चट्टाने जो रॉक्स होती हैं वो न्यू रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स, हमने पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी। एंड अदर रॉक्स जैसे कि सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक आते हैं फॉर्म फ्रॉम दीज प्राइमरी रॉक्स। तो हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो किनसे बनते हैं, वो हमारे प्राइमरी रॉक्स यानी कि इग्नियस रॉक से बनते हैं, ठीक। इग्नियस रॉक्स कैन बी चेंज्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, जैसा कि हमने यहाँ पे साइकिल में देखा, रॉक साइकिल में, कि जब आप इग्नियस रॉक्स को प्रॉपर हीट और प्रेशर प्रोवाइड करवाते हो तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, the fragments derived out of igneous and metamorphic rocks form into sedimentary rocks। जो टुकड़े निकलते हैं हमारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से, ठीक है, द फ्रेगमेंट्स का मतलब है यहाँ पे पीसेस ऑफ रॉक्स, ठीक, derived out of igneous and metamorphic rocks form into sedimentary rocks। ये जब जो इग्नियस जो फ्रेगमेंट्स जो टुकड़े मिलते हैं हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से, ये बाद में किसमें फॉर्म हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉर्म हो जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स themselves can turn into fragments and the fragments can be a source for formation of sedimentary rocks। तो जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स है ये क्या करते हैं कि किसमें टर्न हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में परिवर्तित या चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एंड द फ्रेगमेंट्स कैन बी अ सोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और यही जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये बनते हैं, सोर्स बनते हैं किसके फॉर्मेशन के, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन के। यहाँ डायग्राम के थ्रू हम फिर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो फ्रेगमेंट्स होती हैं ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, सेडिमेंट्स में। और यही सेडिमेंट्स को अगर हम कॉम्पैक्ट करेंगे तो क्या वापस से बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। लेकिन यही सेडिमेंट्री रॉक्स के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो पत्थर, वेदरिंग का मतलब ही क्या होता है, वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस या फिर फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, राइट। तो यही जो फ्रेगमेंट्स होते हैं फिर वो किसका सोर्स बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होने का सोर्स बनते हैं, ठीक है। आगे, the crustal rocks once formed may be carried down into the mantle through subduction process। अब जो क्रिस्टल रॉक्स होते हैं यानी कि अर्थ क्रस्ट पे जो रॉक्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो नीचे की तरफ जा सकते हैं जब टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, जब टेक्टोनिक प्रोसेस होता है, राइट। they once formed may be carried down into the mantle through subduction process। सबडक्शन प्रोसेस जहां पे कोई प्लेट कोई हैवी प्लेट जब लाइट प्लेट के नीचे सबसाइड करती है। जब हमने एक जोन पढ़ा था आपका वदाती बेनियोफ जोन के बारे में जब हमने पढ़ा था, जब हम आपके अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे थे, ये कैसा जोन होता है जहां पे आपके सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जो है वो अकर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपकी हैवी डेंसिटी की जो प्लेट होती है, जैसे कि हमारी ओशनिक प्लेट हो गई, ओशनिक प्लेट की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो क्या करती है कि वो हमारे जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, राइट, जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट होती है उसके नीचे सबसाइड करती है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है हमारे ओशनिक प्लेट की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो वो क्या करेगी, नीचे सबसाइड करेगी।
अब नीचे जब वो सबसाइड करती है तो अपने साथ साथ उसके जो क्रिस्टल रॉक्स होंगे वो भी नीचे की तरफ जाएंगे, और पृथ्वी के अंदर क्या होता है, वो होता है हमारा मैंटल, क्रस्ट के बाद मैंटल, मैंटल के बाद कोर आता है। तो हमारे जब मैंटल में ये जो रॉक्स होते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं थ्रू सबडक्शन प्रोसेस, राइट। आई होप कि आप लोगों को सबडक्शन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, राइट। डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि आपकी दो प्लेट्स हैं, राइट, ये हो गई हमारी ओशनिक प्लेट्स और ये हो गई हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अब चूंकि हमारी ओशनिक प्लेट की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है और हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो डेंसिटी है वो कम है, ठीक। तो ये क्या करेगी, जब ये आपस में जब ये पास आएंगे तो ये क्या करेगा, ड्यू टू हैवी डेंसिटी, ड्यू टू हाई डेंसिटी, ये क्या करेगी, नीचे की तरफ सबसाइड करेगी। तो जब ये नीचे की तरफ सबसाइड करेगी तो यहाँ पे जो रॉक्स होंगे ये क्या करेंगे, ये भी इसी के साथ नीचे की तरफ सबसाइड करेंगे, ठीक है ना, सबसाइड करेंगे और कहाँ पे जाके मिल जाएंगे, मैंटल में, ठीक, मैंटल में जाके मिल जाएंगे। यही पॉइंट यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। एंड the same melt down due to the increase in temperature in the interior and turn into the molten magma, the original source of the igneous rocks, ठीक। अब यहाँ पर हमने भी आपको थ्रू डायग्राम फिर से वही चीज एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया आपका, जब वापस से आप इसको मेल्ट करोगे तो ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि हमें इग्नियस रॉक्स कहाँ से मिला था, मैग्मा से ही मिला था, कि जब मैग्मा या लावा जब बाहर निकलता है और ठंडा होता है, जब सॉलिडिफाई होता है तो वो इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका रॉक का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो यहाँ पर खत्म होता है। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको हमारा ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। ये जो आपका लेक्चर है ये मोर देन सफिशिएंट है फॉर वन डे एग्जाम्स फॉर योर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बाकी आपके जितने भी आरओ का जो पेपर है आने वाला है, आरओ का पेपर हो गया, आपके जितने भी वन डे एग्जाम्स है उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे रॉक, उसके टाइप्स ऑफ रॉक्स, उसकी ओरिजिन, फॉर्मेशन ऑफ रॉक, सब कुछ बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से समझाया है। अच्छे से आप इस लेक्चर को देखिएगा, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा और चीजों को समझ के ही अपने नोट्स बनाइएगा, तभी आपको जो चीजें अच्छे तरीके से याद रहेंगी। आप चार्ट्स या फिर डायग्राम के थ्रू बनाएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। पिक्चर्स के थ्रू स्टोन्स को, एग्जाम्पल्स को पढ़िएगा ताकि आपको एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से याद रहे कि कौन सा हमारा जो स्टोन है वो किस टाइप के रॉक के अंदर कैटेगराइज या फिर क्लासिफाइड है, राइट। और आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रिकमेंडेशन या किसी भी टाइप के सजेशन देने हो तो वो भी आप दे सकते हैं। फील फ्री टू कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट करिए, आप हमें 100% सपोर्ट दीजिए, हमारा भी आपको 100% सपोर्ट रहेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए हमारी वीडियोस को, कि आप जैसे इस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स में है वो हम यहाँ पे आपको मटेरियल और लेक्चर दोनों प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आपके साथ साथ आपके भी जो फ्रेंड्स और कलीग्स हैं वो भी इस चीज का पूरा फायदा उठा सके। तो अच्छे से तैयारी करिए, बहुत ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, कंसिस्टेंट रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, लगे रहिए, डटे रहिए, आज नहीं तो कल सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त तरीके से एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिए, बिल्कुल बिंदास रहिए, बिंदास एटीट्यूड रखिए अपना, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।